हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, खुशी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आ गए हैं 12th केमिस्ट्री गैस क्वेश्चन 2026 के लिए, जो इस बार क्वेश्चन आने वाला है। हम लोग उसका सजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट तैयार है, तो हम लोग आज 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग 1 से लेकर 70 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करना है। आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक अच्छे से देख लें और एग्जाम से पहले से पूरी तरीके से तैयार कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? आंसर है वे ठोस जिनमें धनायन और ऋणायन बीच विद्युत आकर्षण बल होता है, आयनिक ठोस कहलाता है। इनका गलनांक अधिक होता है। ये जल में सामान्यतः विलय होते हैं, जैसे NaCl और KCl। क्वेश्चन नंबर 2, शॉटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष को परिभाषित करें एवं अंतर स्पष्ट करें। आंसर, शॉटकी दोष में सामान्य संख्या में धनायन और ऋणायन जाल से निकल जाते हैं, इससे घनत्व घटता है। फ्रैंकल दोष में छोटा आयन अपनी जगह छोड़कर अंतः स्थल चला जाता है, इससे घनत्व नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रैग्स के समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है क्रिस्टल में एक्स किरणों के विवर्तन को ब्रैग्स समीकरण से समझाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है एल लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू तरंगदैर्घ्य, डी इज इक्वल टू तल दूरी, जबकि थीटा जो होता है वो आपतन कोण होता है। इससे क्रिस्टल संरचना ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मोललता तथा मोलरता को परिभाषित करें। तो आंसर है इसका मोलरता विलय के मोल बाय विलियन का आयतन जो कि लीटर में होता है। मोललता इज इक्वल टू विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोलरता ताप पे निर्भर करता है, मोललता ताप से स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिलोम प्रासरण या जल शोधन से आप क्या समझते हैं? आंसर है अधिक दाब लगाकर विलायक को सांद्र विलयन से शुद्ध विलायक की ओर भेजना प्रतिलोम प्रासरण कहलाता है। इसका उपयोग जल शोधन में किया जाता है। अशुद्धियां झिल्ली से बाहर रह जाती है, इससे पीने योग्य जल प्राप्त होता है। आते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें जो न्यूमेरिकल है, मेरा सजेशन तो ये है कि आप लोग न्यूमेरिकल को टच ना करेंगे, न्यूमेरिकल को छोड़ ही देंगे। अगर आपका मैथ ठीक ठाक है तो आप इसके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप बायो वाले हैं तो इसे स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 7, मोलर चालकता क्या है? आंसर, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन c। यह पतले विलियन में बढ़ती है। इसकी इकाई SCm² मोल इनवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हेनरी का नियम क्या है? इसके अनुप्रयोग को लिखें। द्रव में घुली गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसका सूत्र P इज इक्वल टू KHX। इसका उपयोग शीतल पेय बनाने में होता है। यह गैस की विलयता बताता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे ड्राई सेल। द्वितीयक सेल को बार बार चार्ज किया जा सकता है, जैसे लेड संचायक बैटरी। क्वेश्चन नंबर 10, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन करें। इसका आंसर है इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट माना जाता है। इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन गैस होती है। यह संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग होता है। अन्य इलेक्ट्रोड का विभव इससे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ईंधन सेल को परिभाषित करें और इसके 2 लाभ को लिखें। आंसर, ईंधन सेल वह यंत्र है जिसमें रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है। यह प्रदूषण रहित ऊर्जा देता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ जीवन काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यह सिद्ध करना है आपको। तो आंसर है इसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल का सूत्र जो होता है T½ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। इस फॉर्मूले को आप इसलिए अच्छे से याद कर लें कि ऑब्जेक्टिव में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ जो K होता है वेग स्थिरांक होता है, सूत्र में प्रारंभिक सांद्रता नहीं होता, इसलिए अर्ध जीवन प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? वेग स्थिरांक से इसका क्या संबंध है? अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आर्यनीय समीकरण के अनुसार K इज इक्वल टू AE पर पावर, ये जो आप देख रहे हैं ये पावर है, इज A इंटू E पर पावर माइनस EA अपॉन RT। ताप बढ़ाने पर K बढ़ता है, इससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14,
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र उत्पन्न कीजिए। चलिए आंसर बढ़ते हैं हम लोग। शून्य कोटि अभिक्रिया में वेग इज इक्वल टू के होता है, जबकि ये फॉर्मूला होता है समाकलित जो हम लोग इसमें करते हैं, ये वो बच्चे को समझ में आएगा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है। बाकी जो रिवीजन कर चुके हैं उसको समझ में आ ही गया होगा, तो देख लें इसको। ए इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस के टी। जब हम इसमें अर्ध जीवन काल लगाते हैं तो ये हमारा बन जाता है टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2k। यह सांद्रता पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन 15 है हमारा, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर बताएं। आंसर है कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है, आणविकता सैद्धांतिक होती है। कोटि शून्य या भिन्न हो सकता है, आणविकता सदैव पूर्णांक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, टिंडल प्रभाव क्या है, इसकी व्याख्या करनी है। जब प्रकाश किरणों कोलाइडी कणों से टकराकर बिखरती है तो इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह केवल कोलाइडी विलयन में ही होता है, सत्य विलयन में यह प्रभाव नहीं दिखता है। उदाहरण, धुएं में प्रकाश की किरण। क्वेश्चन नंबर 17, अवशोषण एवं अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। अवशोषण में पदार्थ पूरे आयतन में फैल जाता है, जबकि अधिशोषण में पदार्थ केवल सतह पर जमा होता है। अवशोषण आयतन घटता है, जबकि अधिशोषण सतह घटना है। क्वेश्चन नंबर 18, कोलाइडी विलयन बनाने की 4 विधियों का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, इसके निम्न 4 विधि होती है, संघनन विधि, अपघटन विधि, तीसरा है पायसीकरण विधि और चौथा है पेप्टीकरण विधि। इस विधि को अच्छे से आप लोग याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 19, अपोहन क्या होता है। अपोहन, कोलाइडी विलयन अशुद्ध आयनों को हटाने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। यह अर्ध परागम्य झिल्ली की सहायता से किया जाता है, इससे कोलाइड शुद्ध हो जाता है। यह शोधन की विधि है। क्वेश्चन नंबर 20, पेप्टीकरण क्या है। आंसर है, अवक्षेप को उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से कोलाइड में बदलने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। यह कोलाइड बनाने की विधि है, जैसे FeOH का होल 3 प्लस FeCl3 इज इक्वल टू कोलाइड। यह सतही क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो है हार्डी सुलजे का नियम उदाहरण सहित समझाएं। तो आंसर, जिस आयन का आवेश जितना अधिक होता है वह कोलाइडी विलयन को उतना ही शीघ्रता से जमाता है, इसे हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। उदाहरण, Al⁻3 एल्युमिनियम जो होता है, ये अगर 3 आवेश को हटाता है तो ये सबसे अधिक पावरफुल होता है इसके लिए। इसका जो सीरीज है वो Al इज ग्रेटर देन Ca ग्रेटर देन Na। यह नियम जमाव शक्ति बताता है, यह कोलाइड के अस्थायित्व को समझाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताएं। आंसर, भौतिक अधिशोषण कमजोर वांडर वाल्स बल से होता है, रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध से होता है। जबकि भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने से पर घटता है और रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, एलिघम आरेख क्या है। एलिघम आरेख क्या है। आंसर है, धातुओं के ऑक्सीकरण की ऊष्मा को ताप के साथ दर्शाने वाला ग्राफ एलिघम आरेख कहलाता है। इससे धातु निष्कर्षण की विधि चुनी जाती है। जिस धातु की रेखा नीचे होती है वह अधिक क्रियाशील होती है, यह धातु कर्म में उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 24, झाग प्लवन विधि किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। आंसर, इस विधि से सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। अयस्क को पानी और पाइन ऑयल के साथ हिलाया जाता है, अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है, अशुद्धियाँ नीचे रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग गोताखोर क्यों करते हैं। आंसर, गहरे समुद्र में नाइट्रोजन रक्त में अधिक घुल जाती है, इससे नाइट्रोजन नार्कोसिस हो सकता है। हीलियम हल्की गैस और कम घुलती है, इसीलिए हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन से कम क्यों होती है। तो आंसर, फ्लोरीन का जो परमाणु आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर प्रतिकर्षण बल अधिक होता है, इस कारण ऊर्जा कम मुक्त होती है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कम होता है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है ये एस्क पे आधारित है। ये आपको लोहा, कॉपर और एल्युमिनियम पे 2-2 एस्क पूछ सकता है, तो इसको देख लें और इसे याद कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। तो आंसर है, संक्रमण तत्व में डी
कक्षा आंशिक रूप से भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में स्थानांतरण करते हैं, इससे दृश्य प्रकाश अवशोषण होता है। इसी कारण यौगिक रंगीन दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के रूप में क्यों कार्य करते हैं? तो आंसर है संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं ग्रहण करते हैं, वे मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं, इससे अभिक्रिया के लिए नया मार्ग मिलता है, इसी कारण से ये उत्प्रेरक बनाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन नंबर 30 को रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, इसीलिए इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। इतना ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 31 की ओर। वर्नर का उपसह सिद्धांत को बताना है। वर्नर का उपसह संयोजक सिद्धांत को लिखिए। आंसर है वर्नर ने बताया था कि आयन दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता आयनी होती है और आयनीकरण योग्य होती है, और द्वितीयक संयोजकता लिगैंड से जुड़ी होती है। इसी सिद्धांत से जटिल यौगिक की संरचना समझाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, द्विक लवण किसे कहते हैं? आंसर है ये लवण वे लवण जो जल में घुलने पर साधारण आयनों में टूट जाते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। ये विलयन में जटिल आयन नहीं बनते हैं, इनके गुण साधारण लवण जैसे होते हैं, जैसे मोहर लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 हम लोग का, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया की व्याख्या करें। आंसर है प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल केवच के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से देख लेंगे। यह प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए उपयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वुटर्स अभिक्रिया को समझाना है। तो ये भी एक अभिक्रिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही। एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में गर्म करने पर उच्च एल्केन बनता है। इस रिएक्शन को भी आप लोग देख लेंगे। यह एल्केन बनाने की विधि है, इसे सम्मित एल्केन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखें। आंसर, SN1 अभिक्रिया 2 चरणों में होती है, इसमें कार्बोकटायन बनता है। SN2 अभिक्रिया एक ही चरण में होती है, SN1 में केवल सब्सट्रेट पर निर्भर करता है। SN2 में वेग सब्सट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 36, सेंडमायर अभिक्रिया को परिभाषित करें। एरिल डाइजोनियम लवण को CuCl या CuBr के साथ गर्म करने पर हेलोबेंजीन बनता है, इसे सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। तो आंसर जो रिएक्शन है इसका ArN2Cl प्लस CuCl ArCl, इस एरिल हैलाइड बनाई जाता है। थोड़ा सा रिएक्शन को अच्छे से देख लेंगे। बेंजीन, अगला क्वेश्चन 37 जो है, बेंजीन से फिनोल का निर्माण। तो आंसर है पहले बेंजीन का नाइट्रेशन कर नाइट्रोबेंजीन बनाया जाता है, फिर इसे अपचयन से एनिलीन में बदला जाता है। एनिलीन को डाइजोनियम लवण बनाकर जल से अभिक्रिया कराई जाती है, इससे फिनोल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर, अल्कोहल के सोडियम लवण को एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर ईथर बनता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये ईथर बनाने का है, RONA प्लस RXROR, ये ईथर का है, देख लीजिएगा। इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, यह ईथर बनाने की मुख्य विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39, रोजेन मुंड अभिक्रिया क्या है? तो आंसर इसका है एसिल क्लोराइड को PD या BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपचय करने पर एल्डिहाइड बनता है, इसे रेजोनेंट अभिक्रिया कहते हैं। यह नियंत्रित अपचय की विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 40, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है? जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वे क्षार की उपस्थिति में असमानुपातिकरण करते हैं। यह एक अणु अम्ल दूसरा अल्कोहल बनाता है, इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, जैसे HCHO। क्वेश्चन नंबर 41, हेल्फलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया से आप
क्या समझते हैं? इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल में अल्फा हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आ जाता है। यह अभिक्रिया लाल फास्फोरस तथा Br2 की उपस्थिति में होती है। RS2COOH एरो RCHBr COOH, इसे अल्फा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एमीन अमोनिया से परवल क्षार क्यों है? आंसर, एमीन में एल्किल समूह प्रभाव दिखाई देते हैं, इससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अमोनिया में एल्किल समूह नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न जो है, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। आंसर, साबुन उच्च आवासीय अम्ल सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, अपमार्जक सल्फोनेट या सल्फेट लवण होते हैं। साबुन कठोर झाग नहीं होते हैं, अपमार्जक कठोर जल में भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 44 है, DDT तथा BSC के बनाने की अभिक्रिया को लिखिए। आंसर, DDT क्लोरोल और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया से बनता है। क्लोरोल प्लस क्लोरोबेंजीन DDT होता है। BSC बेंजीन पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। यह दोनों कीटाणुनाशक होता है। क्वेश्चन नंबर 45, फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है? आंसर है, फिनोल से बना फिनॉक्साइड आयन अनुनाद से स्थिर होता है। अल्कोहल से बना एल्कोक्साइड आयन स्थिर नहीं होता है। फिनोल में OH समूह सीधे बेंजीन से जुड़ जाता है, इसीलिए फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 46, किण्वन क्या है? शर्करा से एथिल अल्कोहल कैसे बनता है? आंसर है, शर्करा को ईस्ट की सहायता से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। तो जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो हमें C6H12O6 जब तोड़ते हैं तो 2C2OH H5OH + 2CO2 बनता है। यह अभिक्रिया 30 से 35 डिग्री पर होती है, इससे एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 47, पार्किन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आंसर है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को एसिड नाइट्राइट और सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करने पर और संतृप्त अम्ल बनता है, इसे पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेंजिल्डाइड सिनेमिक अम्ल, यह एल्डिहाइड की पहचान में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 48, ब्यूनो एस टेरिलीन तथा नियोप्रीन एकलक को लिखिए। आंसर है, ब्यूनो एस एकलक ब्यूटाडाइन और स्टायरिन, टेरिलीन के एकलक, जबकि एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिन अम्ल नियोप्रीन का एकलक है क्लोरोपीन। ये सभी संश्लेषित बहुलक, इस सभी को नाम को अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 49, नायलॉन 66 PVC पॉलीथीन के एकलक को लिखिए। आंसर, नायलॉन 66 एकलक हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल है। PVC का एकलक विनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन का एकलक एथिल, ये प्रमुख बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया की व्याख्या करें। एमाइड को ब्रोमीन तथा क्षार के साथ गर्म करने पर एमीन बनता है, इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, RCONH2 इसे हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 51, एमिनो अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, एमिनो अपघटन अभिक्रिया में प्राथमिक एमिनो से NH2 समूह हटाया जाता है। यह अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 से कराई जाती है, इससे संबंधित अल्कोहल बनता है। जैसे RNH2 + HNO2 एरो ROH + N2 + H2O। 52 क्वेश्चन है नेक्स्ट, DNA तथा RNA में मुख्य संरचनात्मक अंतर को लिखिए। आंसर, DNA में शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है, जबकि RNA में राइबोज होती है। DNA में थायमिन पाया जाता है, जबकि RNA में यूरेसिल पाया जाता है। DNA द्विसूत्री होता है, जबकि RNA एक सूत्री होता है। DNA वंशागति का वाहक होता है। अगला क्वेश्चन 53, DNA फिंगरप्रिंट क्या है, इसके उपयोग को लिखें। तो आंसर है, DNA फिंगरप्रिंटिंग व्यक्तित्व की पहचान की वैज्ञानिक विधि है। यह DNA के विशिष्ट कण पर आधारित होती है। इसका उपयोग अपराध जांच में किया जाता है, पैतृत्व परीक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 54, थर्मोप्लास्टिक तो थर्मोसेटिंग बहुलक में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर है, थर्मोप्लास्टिक बार बार गर्म करने पर नरम हो जाता है, थर्मोसेटिंग एक बार कठोर होने पर दोबारा नरम नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण PVC है, जबकि थर्मोसेटिंग का उदाहरण बेकेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिजैविक क्या है, इसके दो उदाहरण को लिखिए। वे पदार्थ जो जीवाणु की वृद्धि को रोकता है प्रतिजैविक कहलाता है। इनका उपयोग रोग के उपचार में होता है, जैसे पेनिसिलिन,
एस्ट्रेप्टोमाइसिन और औषधि के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 56, लिगेंड क्या है? वे आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं लिगेंड कहलाता है। ये धातु आयन से समन्वय बंध बनाता है, जैसे NH3H2O। ये जटिल यौगिक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं? आंसर, जटिल यौगिक के केंद्र में स्थित धातु आयन को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। इसके चारों ओर लिगेंड जुड़े होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करते हैं, जैसे CO NH3 का होल पावर 3+ में CO केंद्र धातु होता है। क्वेश्चन नंबर है 58, संक्षारण क्या है? वायुमंडलीय गैसों के प्रभाव से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। लोहे पर जंग लगना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इससे धातु कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर लिखिए। आंसर, अभिक्रिया का वेग समय के साथ बदलता रहता है। वेग स्थिरांक नियत ताप पर स्थिर रहता है। वेग सांद्रता पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक केवल ताप पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रथम संक्रमण श्रेणी में परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन को समझाएं। आंसर, Sc से Zn परमाणु की त्रिज्या धीरे धीरे घटती है। इसका कारण है कि नाभिकीय आवेश में वृद्धि, डी कक्षकों में कमजोर परिरक्षण शक्ति होती है। इसी कारण से त्रिज्या में हल्की कमी आती है। बस इतना ही करना है आप लोगों को। पूरे केमिस्ट्री में ओनली फॉर 60 क्वेश्चन कर लें। आपका ये पूरी केमिस्ट्री का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये उसमें से आप जितना क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा आप उतना वहाँ करके आइएगा। तो इससे उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा 60 क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से एग्जाम से पहले आप लोग तैयार कर लेंगे, जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो। मेरी कामना है कि आप लोग का एग्जाम सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा हो। इस मेरी तरफ से और मेरे पूरे कोचिंग टीम की तरफ से पूरे आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।